प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के तीसरे चैप्टर वैद्युत रसायन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत रसायन होता क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा एवं वैद्युत ऊर्जा में संबंध एवं अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वो हमारी कहलाती है वैद्युत रसायन। यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसका हम किस प्रकार से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं और वैद्युत ऊर्जा को हम किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, इसका अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होता है वो कहलाती है वैद्युत रसायन। उसके बाद में एक आता है हमारा शब्द सेल है, उससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो सेल होता है ये भी दो प्रकार का होता है हमारा। एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम डैनियल सेल भी बोल सकते हैं और वोल्टीय सेल भी, तीनों इसी के नाम है। तो पहले मैं बात करता हूं वैद्युत रासायनिक सेल की। तो वैद्युत रासायनिक सेल हमारा क्या होता है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो हमारा कहलाता है वैद्युत रासायनिक सेल। ध्यान रखना, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला। देखो, मार्केट से सेल खरीद करके लेके आते हैं, 7 रुपए का 8 रुपए का हमारा जो सेल आता है, वो जो सेल होता है उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। इन इलेक्ट्रोड के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और जिसका उपयोग हम किसी कार्य को करने में करते हैं। ऐसे होता है, मान लो हमारा रेडियो नहीं चल रहा तो उसके अंदर हम सेल डाल देते हैं। फिर क्या होता है कि जो सेल है उसमें केमिकल अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो क्या करती है, जो हमारे रेडियो टेलीविजन के रिमोट में जो काम में हम लेना चाहते हैं, जिस भी यूज के अंदर, वो काम हम कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसे हमारे सेल कौन से कहलाते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। दूसरे हमारे कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। देखो इनमें क्या होता है, इनमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब क्या होता है, इसमें हम इसमें कोई वैद्युत ऊर्जा देते हैं जिससे कोई रिएक्शन होती है, जिससे किस्म चेंज जाती है रासायनिक ऊर्जा में, और उसके रूप रासायनिक ऊर्जा के रूप में उस बैटरी के अंदर स्टोर होती रहती है। तो बिल्कुल सिंपल उदाहरण बताते हैं। ये जो हमारा मोबाइल फोन है, इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है, इसको जब हम चार्ज करते हैं तब क्या होता है, तब हम इसको वैद्युत ऊर्जा देते हैं, जिसके कारण इस बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा हुआ है, उसके वो केमिकल है, उसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और वो इस बैटरी के अंदर स्टोर होती रहती है ऊर्जा। जब भी हमारा फोन फुल चार्ज हो जाता है तो हम इसको प्लग से हटा देते हैं। उसके बाद में हम इस फोन में जब वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं या फिर कोई पढ़ाई करते हैं या फोटो वगैरह खींचते हैं, तब क्या होता है, तब इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा भरी हुई है वो किस में चेंज होती है, वैद्युत ऊर्जा में, और धीरे धीरे हमारे फोन डिस हो जाता है। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। तो जब हम फोन को चार्ज करते हैं तब तो वो वैद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार दर्शाता है, और जब इस फोन को हम यूज करते हैं किसी काम में, तब ये हमारा वैद्युत रासायनिक सेल के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो जो हमारा वैद्युत रासायनिक सेल है,
इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है डैनियल सेल। तो आज के इस वीडियो में हम डैनियल सेल के बारे में चर्चा करेंगे। देखो डैनियल सेल, कोई भी हमारा जो सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। देखो उन्हें प्लस और माइनस है, उनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो किसी भी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड। एक हमारा होता है पॉजिटिव और एक हमारा होता है नेगेटिव। डैनियल सेल है, इसके संदर्भ में आप लोन याद रखना, LOAN। L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है एनोड, N का मतलब होता है नेगेटिव। तो लोन का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट ऑक्सीडेशन और एनोड नेगेटिव। ये हमको याद रखना है। तो जो भी कोई सेल होता है उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। इन पॉजिटिव नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। तो सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब एक चीज और याद रखनी थी, लेफ्ट ऑक्सीडेशन और एनोड नेगेटिव। तो जो भी हमारा एनोड होगा, देखो लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण होता है और जो हमारा एनोड होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव वाला है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एनोड। और ये हमेशा कौन साइड में रहेगा? लेफ्ट साइड में। तो चलो मैं इसको इधर लिख देता हूं। तो ये माइनस हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या है? एनोड। और ये प्लस, अब हमारा क्या हो गया? कैथोड। तो जब भी हम डैनियल सेल बनाएंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड में होगा हमेशा ऑक्सीकरण, यानी कि जो एनोड है उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। और ये कैसा होता है? एनोड नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव हो गया हमारा। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कैथोड। तो कैथोड हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब एनोड है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो कैथोड का क्या होगा? अप चेन। उसके बाद में अब हमको बनाना है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल है, उसको बनाना बहुत आसान है। तो डैनियल सेल बनाने के लिए हमको एक एनोड और एक कैथोड, ये 2 इलेक्ट्रोड बनाने होंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से, लोन के हिसाब से, लेफ्ट साइड में हमको क्या लेना होगा? एनोड। तो मैंने यहां ले लिया एनोड। देखो अब एनोड कैसे बनाएंगे हम। कोई भी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जिस भी धातु का हमको इलेक्ट्रोड बनाना है उस धातु को उसके विलयन में डुबो देते हैं केवल, बस। जैसे जो हमारा डैनियल सेल होता है इसमें एनोड का काम, हमारी जिंक की जो छड़ है वो एनोड का काम करती है, और जो कैथोड है इसका काम क्या करती है? हमारी कॉपर की छड़ करती है। यानी कि जो हमारी जिंक धातु की छड़ है वो डैनियल सेल में एनोड का काम करेगी, और कॉपर धातु की जो छड़ है वो किसका काम करेगी? कैथोड का काम करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक जिंक धातु है उसकी छड़ ले लेंगे। तो ये हमारी होगी Zn की छड़। अब जिस भी धातु की हमको छड़ ली है उसको उसके विलयन में डुबो देंगे। तो हम यहां क्या ले लेंगे?
जिंक धातु की जो छड़ है उसको हम ZnSO4 का विलयन इसमें डुबो देंगे और इसकी सांद्रता फिक्स कर देते हैं। 1 मोल पर लीटर इसकी सांद्रता ले ली, यानी कि 1 लीटर के अंदर ZnSO4 का हमने 1 मोल घोल दिया। तो जिंक धातु की जो छड़ है इसको हमने ZnSO4 के विलयन में डुबो दिया, जिससे ये हमारा क्या बन गया, एनोड इलेक्ट्रोड बन गया हमारा। उसके बाद में अब लेफ्ट साइड में तो हमने एनोड ले लिया, तो राइट साइड में क्या लेना पड़ेगा, कैथोड। अब कैथोड है उसका इलेक्ट्रोड हम कैसे बनाएं, तो कॉपर धातु की छड़ लेंगे और उसको कॉपर सल्फेट है उसके 1 मोल पर लीटर के विलयन में डुबो देंगे। तो यहां हमने क्या लिया, CuSO4 का विलयन, और जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोल पर लीटर। और यहां हमने किसकी छड़ ली, तो यहां हमने ले ली कॉपर धातु की छड़। यहां हम लगा देंगे एमीटर धारा को मापने के लिए, और दोनों इलेक्ट्रोड को वायर के द्वारा हम जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखते हैं हम, अब होगा क्या, ये तो हमारा क्या हो गया, एनोड, ये हमारा क्या हो गया, कैथोड। अब एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। अब एनोड है वो लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहां जो है कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये जो छड़ है हमारी, ये कौन सी धातु की है, जिंक धातु की छड़। तो जब ये क्या करेगी, Zn है, ये कैसा हमारा सॉलिड, मतलब ठोस है भाई, जिंक धातु की छड़, ये अभी फिलहाल तो ठोस है। अब ये क्या होगी, ये ऑक्सीकरण करेगी अपना, और ऑक्सीकरण की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। तो Zn है ये चेंज हो जाएगी Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। तो यहां जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। देखो पहले जिंक है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इसको ऑक्सीकरण कितना है, 0। अब Zn पर कितना चार्ज है, +2, तो इसको ऑक्सीकरण हो गया +2। तो ये 0 से कितने में जा रहा है, +2 में। देखो ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो यहां हमारे जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। जब जिंक का ऑक्सीकरण हुआ तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू किस पर चले जाएंगे, ये हमारा क्या है, कैथोड, और ये क्या था, एनोड। तो कैथोड है, या जो हमारी ये कॉपर की धातु की छड़ है, इस पर चलेगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां जा रहे हैं, और जब तक चार्ज है पूरे सर्किल में नहीं घूमता है तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक तो जा रहे हैं, लेकिन क्या वापस आ रहे हैं यहां, यानी कि ये जो दोनों विलयन है ये भी आपस में संपर्क में होने चाहिए। तो इन दोनों विलयनों को संपर्क में लाने के लिए हम एक U आकार की कांच की नलिका का उपयोग करते हैं। और ये जो हमारी कांच की नलिका होती है इसके अंदर लवण भरे होते हैं,
जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, और भी कोई लवण हो सकते हैं। तो इस नलिका के अंदर जब लवण भरे होते हैं तो इस नलिका के एक सामान्य नाम हम बोल देते हैं लवण सेतु। तो ये हमारा लवण सेतु हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये जो लवण सेतु है ये कांच की यू आकार की नली होती है जिसके अंदर ये लवण या इनको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, ये भरे होते हैं। और इस नलिका के माध्यम से जो चार्ज है वो इधर से इधर आ सकता है, इधर से इधर जा सकता है। मतलब यहां से चार्ज गया, यहां से वापस लौट आए, फिर यहां से गया, फिर यहां से वापस लौट आए, तो सर्किल पूरा हो गया, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। अब थोड़ी सी चर्चा मैं इस लवण सेतु की भी कर लेता हूं। लवण सेतु एक कांच की यू आकार की नली होती है जिसमें वैद्युत अपघट्य भरे होते हैं, और इसके जो दोनों सिरे हैं ये या तो कॉटन या अगार अगार एक पदार्थ आता है, एक जेल समान पदार्थ आता है, उससे सिरे दोनों अवरुद्ध होते हैं। और ये जो नलिका होती है इसके द्वारा केवल आयन है वो आ जा सकते हैं, इसके द्वारा केवल आयन है वो आ जा सकते हैं। ये जो विलयन है ये आ जा नहीं सकता, केवल इसके आयन आ जा सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है, एक तो ये परिपथ को पूर्ण करती है, पूर्ण हो गया परिपथ, अब करंट आसानी से इसमें फ्लो हो सकता है। दूसरा क्या करती है, इन दोनों के अंदर वैद्युत उदासीनता है वो बनाए रखती है। इसी चर्चा भी थोड़ी देर में करेंगे हम। तो ये तो बात होगी लवण सेतु की। अब हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं दोबारा। तो जिंक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और ये चेंज हो गया Zn2+ में। तो यहां जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये हमारी कौन सी होगी, इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण, अर्ध अभिक्रिया। देखो ध्यान देना, ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है इसी को देख लेते हैं हम। ये जो है हमारा इधर वाला हिस्सा, ये एक अर्ध सेल है, ये दूसरा अर्ध सेल है। यह कहे कि ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। जब दोनों इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ा तब हमारा सेल बना है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये वाला, या जिसकी हम बात करूं, ये जो जिसके अंदर ये रोड डली हुई है, किसकी, जिंक धातु की, किसमें, Zn4 के विलयन में। तो ये हमारा क्या है, एनोड है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया। इस एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। आद्य अभिक्रिया ये, आद्य अभिक्रिया ये, दोनों मिलकर के फिर सेल अभिक्रिया बनाएगी। तो इस पर जो अभिक्रिया होगी उसे हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और वो ये वाली होगी। क्लियर। उसके बाद में इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल। तो ये तो हमारा ऑक्सीकरण अर्ध सेल हो गया, और ये हो गई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। तो ये तो हमारी होगी ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, और ये हमारा पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। उसके बाद में तो यहां क्या हो, दोबारा सुनना ध्यान से। जिंक है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और Zn2+ में चेंज हो गया। तो जिंक का हो गया ऑक्सीकरण। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस वायर के थ्रू इस कॉपर धातु की छड़ के ऊपर आकर के इकट्ठे हो गए। अब क्या होगा, अब ये छड़ किसकी है, ये छड़ है हमारी कॉपर धातु की छड़। तो कॉपर तो धातु है, अब धातु तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी नहीं, ये
भाई ये धातु तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी नहीं, तब क्या होगा, ये जो CuSO4 का जो विलयन है ये टूटेगा, और ये किस प्रकार से टूटेगा, Cu2 प्लस में SO4 2 माइनस के अंदर। तो यहां जो कॉपर सल्फेट है ये Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस के अंदर टूटेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो Cu2 प्लस है ये किसके अंदर है, यहां AQ लिख देता हूं मैं, मतलब जलीय, जल के अंदर है, AQ मतलब जलीय। तो ये Cu2 प्लस जल के अंदर है और ये इस प्रकार से टूट गया। अब ये जो Cu2 प्लस है इन दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Cu में। देखो Cu पर प्लस दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कमी पूरी हो गई, तो ये किस में चेंज हो गया, कॉपर में। अब कॉपर कैसा हो गया हमारा, ठोस। तो Cu2 प्लस है, इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये किस में चेंज हो गया, Cu के अंदर। तो यहां अभिक्रिया क्या हुई हमारी, Cu2 प्लस में दो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए और किस में चेंज हो गए, ये Cu में। अब ये बताओ Cu कहां पर है, तो Cu धातु की तो ये छड़ है, तो ये जो कॉपर है इस विलयन में से CuSO4 का जो विलयन था इसमें से Cu में चेंज हो गया, और ये जो कॉपर है इस धातु की छड़ के ऊपर आकर के इकट्ठा होना शुरू हो गया, क्योंकि कॉपर तो कहां है, ये जो छड़ इसके अंदर है, तो धीरे धीरे ये इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब ध्यान देना, विलयन में कौन सा आयन बचा, SO4 2 माइनस। तो जैसे जैसे Cu2 प्लस है वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता जाएगा लगातार और किस में चेंज होता जाएगा, कॉपर के अंदर, और इस छड़ के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे अभिक्रिया शुरू होगी। और SO4 2 माइनस है ये इस विलयन के अंदर आता चला जाएगा। तो अब विलयन के अंदर केवल कौन से आयन बढ़ते चले जाएंगे, SO4 2 माइनस। और यहां क्या होगा, Zn है, ठोस था, दो इलेक्ट्रॉन त्याग के किस में चेंज हो गया, Zn2 प्लस में, और ये Zn2 प्लस किस में चला जाएगा, AQ मतलब जल के अंदर चला जाएगा। तो यहां कॉपर धातु की, सॉरी जिंक धातु की छड़ थी, इसमें से जिंक है वो टूटा और किस में चेंज हो गया, Zn2 प्लस में, और दो इलेक्ट्रॉन त्यागे, और ये Zn2 प्लस किसके अंदर चला गया, इस विलयन में। तो विलयन में कौन से आयन आने शुरू हो गए, Zn2 प्लस आयन। लगातार Zn2 प्लस आयनों की संख्या बढ़ जाएगी जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इस प्रकार से लगातार है जिंक है वो Zn2 प्लस में चेंज होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन किस पर आते जाएंगे, कैथोड पर, जिसके कारण ये जिंक धातु की छड़ लगातार घुलना शुरू हो जाएगी, जिससे छड़ का भार कम होना शुरू हो जाएगा। और ये जो हमारा कैथोड है इस पर CuSO4 टूट करके Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस आयन देगा, और ये Cu2 प्लस आयन है इन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इस कॉपर धातु की जो छड़ इसके चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे इस छड़ का भार क्या हो जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और यहां Zn2 प्लस आयन लगातार बढ़ रहे विलयन में, और यहां SO4 2 माइनस आयन बढ़ रहे। तो इससे क्या होगा, जब यहां बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहां बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये आपस में प्रतिकर्षित करें, प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो जिंक है ये घुलना कम कर देगा, या जिंक है Zn2 प्लस में चेंज नहीं होगा, और जब ये चेंज नहीं होगा तो जो हमारी अभिक्रिया है वो रुक जाएगी। अभिक्रिया रुक गई तो हमको करंट नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो SO4 2 माइनस आयन है इनकी यहां संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब यहां संख्या बढ़ती चली जाएगी तो ये इस Cu2 प्लस को अपने से अलग नहीं होने देंगे, जिससे हमारा जो सेल है उसकी अभिक्रिया रुक जाएगी। तो ये अभिक्रिया हमारी सुचारू रूप से जारी रहे इसलिए हम उपयोग करते लवण सेतु का। अब देखो लवण सेतु, ध्यान सुनना क्या काम करेगा। यहां कौन से आयन है, Zn2 प्लस आयन,
यहां वैद्युत अपघट्य भरे हुए KCl NaCl, तो होगा क्या, जैसे ये KCl है, अब इसका 1 मोल तो है नहीं, पता नहीं कितने मोल है, तो मान लो 2 KCl ले लिए मैंने, तो ये कैसे टूट जाएंगे, 2K प्लस और 2Cl माइनस में, तो KCl इस प्रकार से टूट गए। अब क्या होगा, जब यहां Zn2 प्लस आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये जो Zn2 प्लस है, ये यहां से Cl माइनस आयन है, इधर गति करना शुरू कर देगा, 2 Cl माइनस आयन है, एक Zn2 प्लस से क्रिया करेंगे, तो Zn2 प्लस प्लस में 2Cl माइनस, ये क्या बना लेंगे, ZnCl2, और ZnCl2 अब क्या है हमारा, ठोस, और ये क्या होगा, यहां पात्र के पैंदे में इकट्ठा हो जाएगा। अब ये उदासीन हो गया, देखो ZnCl2, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो सारे ZnCl2 है वो Cl माइनस से लगातार क्रिया करते रहेंगे, और यहां विद्युत उदासीन हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उपस्थित नहीं होगा। अब यहां क्या होगा, ये जो SO4 माइनस आयन है, ये क्या करेगा, इस K प्लस से क्रिया करेगा, तो 2K प्लस के और SO4 का 2 माइनस, तो ये क्या बना लेंगे, K2SO4, तो जितने भी जो हमारे SO4 है वो सारे इनके साथ क्रिया करके बना लेंगे K2SO4, मान लो कितने बना लेंगे उन्होंने, N, जितने होंगे सारे जुड़ जाएंगे। ऐसे ही यहां जितने Zn2 प्लस थे उन सब ने क्या बना लिया, उन सब ने बना लिया ZnCl2, और यहां इकट्ठे हो गए। तो अब ना यहां पर भी कोई चार्ज नहीं, यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो लगातार ये जिंक धातु की छड़ यहां घुलती रहेगी और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। यहां से लगातार कॉपर है, Cu2 प्लस से कॉपर के अंदर चेंज होगा, और ये अभिक्रिया हमारी जारी रहेगी। ये अभिक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक ये हमारी छड़ या तो गल नहीं जाती, या यहां पर कॉपर है वो खत्म नहीं हो जाता। तो इस प्रकार है जो हमारा डैनियल सेल है वो कार्य करता है। तो एक बार मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुनना सारे बच्चे। डैनियल सेल के निर्माण के लिए हम जिंक धातु की छड़ को ZnSO4 के 1 मोल पर लीटर के विलयन में डुबोते हैं, और ये जिंक धातु की छड़ ये हमारा एनोड का कार्य करती है। इसी प्रकार कॉपर धातु की जो छड़ है उसको हम कॉपर सल्फेट के 1 मोल पर लीटर विलयन में डुबोते हैं, और दोनों को हम वायर के द्वारा एमीटर से जोड़ देते हैं, और आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए लवण सेतु का उपयोग करते हैं। लवण सेतु एक कांच की यू आकार की नली होती है जो आंतरिक परिपथ को पूर्ण करती है और इन परिपथ में वैद्युत उदासीनता बनाए रखती है। जब सेल में अभिक्रिया होती है तो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2 प्लस में परिवर्तित हो जाता है, और जिंक द्वारा त्यागे गए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इस कॉपर धातु की छड़ पर पहुंचते हैं। यहां CuSO4 का जो विलयन है वो Cu2 प्लस और SO4 माइनस SO4 माइनस आयन में टूट जाता है। ये Cu2 प्लस आयन जिंक द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, तो Cu2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और कॉपर में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार यहां कॉपर है उसका क्या होता है, अपचयन। देखो पहले ऑक्सीकरण +2 से कितने में जा रहा है, 0 में, तो यहां ऐसा क्या हो रहा है, अपचयन होता है, और इस प्रकार हमारा जो सेल है वो सुचारू रूप से कार्य करता है। तो जब ये हमारी ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया है तो ये हमारी कौन सी कहलाएगी, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। तो ये हमारी कहलाएगी अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। और ये वाला हमारा क्या था,
ये कौन सा इलेक्ट्रोड था हमारा, इसको या ऑक्सीकरण अर्ध सेल बोल दो या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड बोल दो। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपचयन अर्ध सेल। अब हमको लिखनी है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। देखो सेल अभिक्रिया हम किस प्रकार लिखेंगे, तो सेल अभिक्रिया लिखने के लिए हमको देखो ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है, ये लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ये तो हमको हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले तो मैं सेल अभिक्रिया लिखता हूं। तो सेल अभिक्रिया लिखने के लिए हम, ये तो हमारी समीकरण 1 होगी और एक समीकरण हमारी होगी 2, इन दोनों को उपयोग करेंगे। देखो सेल अभिक्रिया, तो तीर के निशान के इधर जो लिखा हुआ है और यहां भी तीर के निशान के इधर लिखा हुआ, इनको एक तरफ लिख देते हैं हम। तो यहां क्या लिखा हुआ हमारा, यहां Zn है और ये कैसा है, सॉलिड है, ठोस है, प्लस में यहां क्या है हमारा Cu2+ और ये कैसा है, AQ मतलब जलीय, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब तीर के निशान के इधर देखते हैं हम, क्या है Zn2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में यहां क्या है हमारा Cu कैसा है, ठोस है, और आयन किस में है, जल में। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए कैंसिल आउट, तो ये हमारी कहलाएगी Zn प्लस में Cu2+, ये चेंज किस में हो रहा है, Zn2+ प्लस में Cu के अंदर। तो ये हमारी कहलाती है सेल अभिक्रिया। अब देखो यहां से हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, Zn है, ये किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में। तो यहां ऐसा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। Cu2+ ये किस में चेंज हो रहा है, Cu में। तो यहां ऐसा क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये हमारी होगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। उसके बाद में जो हमारा डैनियल सेल है, इसका हम निरूपण किस प्रकार से करते हैं, इसको हम दर्शाते किस प्रकार से, तो ये देखना हमको एक बार। तो चलो इसकी चर्चा करते हैं हम। चलो इस अभिक्रिया को हटा देते हैं। तो हमको जो डैनियल सेल है उसका निरूपण करना है, या डैनियल सेल का प्रदर्शन भी बोल सकते हैं। डैनियल सेल का प्रदर्शन देख कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो गया, एनोड, ये क्या हो गया, कैथोड, और दोनों किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, लवण सेतु के द्वारा। तो लवण सेतु को तो हम 2 ऐसे, ये जो रेखा है तिरछी रेखा, इनके द्वारा दर्शाते हैं। तो ये रेखा तो हमारी किसको दर्शाती है, लवण सेतु को। अब देखो ये जो लवण सेतु है, इसके लेफ्ट में क्या है, एनोड, और एनोड पर अभिक्रिया क्या हो रही है, Zn है, किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में। तो Zn है वो किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में। ये क्या है हमारा, ठोस। ये किसके अंदर, Zn2+ किसके अंदर होते हैं, जल में। बीच में लवण सेतु आ गया। उसके बाद जो हमारा कैथोड है, इस पर क्या अभिक्रिया हो रही है, Cu2+ है, वो किस में चेंज हो रहा है, Cu में। तो Cu2+ और प्लस जो आयन होते हैं किसके अंदर है, जल में, और ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, Cu में। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एनोड, ये हमारा क्या हो गया, कैथोड, और बीच में क्या लगा हुआ, लवण सेतु। तो कई बार पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि
डैनियल सेल का प्रदर्शन कीजिए, तो इस प्रकार से करना है। हमसे पूछ ले कि जो कैथोड है, डैनियल सेल में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। तो कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। किस पर? कैथोड पर। तो ये वाली अभिक्रिया लिख के आनी है हमको। हमसे पूछ ले डैनियल सेल है, उसमें एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ये किस पर होती है? एनोड पर, क्योंकि एनोड पर हमारा क्या होता है? ऑक्सीकरण। और संपूर्ण सेल अभिक्रिया पूछे तो इस अभिक्रिया और इस अभिक्रिया को आप जोड़ दोगे, इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम सकते हैं संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो ये तो हमारी चर्चा किसकी होगी? डैनियल सेल की।